हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास में मैं आज आपको कराऊंगा महत्वपूर्ण 160। दोस्तों आज की क्लास जो हमारी मैराथन होने वाली है और दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको 160 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले हैं। दोस्तों कितने? दोस्तों मैं महत्वपूर्ण 160 बहुविकल्पी प्रश्न आपको आज कराने वाला हूँ। 160 बहुविकल्पी प्रश्न मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज आप 20 क्वेश्चन आपके कल जो आपकी बोर्ड परीक्षा है आपके दोस्तों 20 नंबर के तो आने ही है। 20 नंबर के दोस्तों आपके उनमें से ही आने हैं दोस्तों, उनकी तो 100% गारंटी है दोस्तों, उनकी तो 100% गारंटी है। तो दोस्तों आज आप वो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट करना है। दोस्तों मैं उनका पीडीएफ भी अपने चैनल पर यानी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से जाकर उन क्वेश्चनों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। दोस्तों आज ये हमारी मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें मैं आपको 160 महत्वपूर्ण कला के 160 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को देखिए और दोस्तों इन क्वेश्चनों को अगर आपका कल पेपर है तो आप याद करके भी आपको जाने हैं। आज इन क्वेश्चनों को देखिए और इन क्वेश्चनों को आपको याद करके भी जाने हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपके लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, अच्छी लग रही है नहीं आ रही दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर जरूर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आलेखन कला में। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्य रंग कितने होते हैं। नहीं दोस्तों हमसे पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को जरूर याद करना है कि जो मुख्य रंग हमारे कितने होते हैं, मुख्य रंग हमारे कितने होते हैं दोस्तों, मुख्य रंग हमारे कितने होंगे। दोस्तों उसने कहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। दोस्तों मुख्य रंग कितने होते हैं, हमारे मुख्य रंग 3 होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारे मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे शीतल या ठंडा रंग कौन सा है। नहीं शीतल या ठंडा रंग कौन सा है। नहीं दोस्तों जिसे देखकर हमारी आंखों में ठंडक महसूस होती है, जैसे दोस्तों हरा हो गया, जैसे नीला हो गया, नीला जैसे आसमान का रंग होता है दोस्तों, और या सफ़ेद हो गया जैसे पानी का रंग होता है। इन्हें देखकर जब हमारे जिन चीज़ों से हमारी आंख को ठंडक पहुँचती है उन्हें हम यानी उन्हें शीतल रंग कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा हरा हो जाएगा, इसमें हरा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। नहीं दोस्तों जिस चीज़ को देखकर गर्म किस चीज़ का, जैसे आग होगी, आग का रंग कैसा होता है, लाल। तो दोस्तों लाल कैसा रंग होगा, लाल जो होगा हमारा कैसा, लाल दोस्तों हमारा यानी गर्म रंग होने वाला है। अब कह रहा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, यानी ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। दोस्तों ये पूछा गया 8 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे। तो दोस्तों जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है उसमें कितने रंग होते हैं, उसमें 8 रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने 8 रंग होने वाले हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों अब देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। नारंगी है, लाल है, पीला है, नीला है। दोस्तों कह रहा है कि द्वितीय रंग कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा नारंगी होता है ना वो कौन सा रंग होता है, वो हमारा द्वितीय रंग होता है। नारंगी कौन सा होता है, द्वितीय रंग होने वाला है। अब तटस्थ रंग कौन से हैं, तटस्थ रंग कौन से हैं। सफ़ेद काला है, नारंगी पीला है, लाल नीला है या हरा पीला है। तटस्थ रंग पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों जो तटस्थ रंग होते हैं हमारे कौन से, सफ़ेद और जो काला होता है वह कैसे तटस्थ रंग होते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद और काला कैसे तटस्थ रंग होते हैं। दोस्तों इन्हें रंगों को जरूर ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से है। दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन से है। तो जो हमारा प्राथमिक रंग जो होते हैं दोस्तों, प्राथमिक रंग ध्यान रखना दोस्तों, उसने पूछा है कि प्राथमिक रंग कौन सा था। हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफ़ेद भूरा या नारंगी धानी और आसमानी, ये होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारे लाल पीला और जो नीला होते हैं ना दोस्तों, ये कौन से होते हैं, हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। यानी लाल नीला और पीला, लाल नीला पीला कैसे प्राथमिक रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। यानी दोस्तों किस रंग के माध्यम यानी पारदर्शी होता है कि हम उसके रंगों के आर पार देख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना जल वाटर का, तेल रंग का, एक्रिलिक रंग का या पेस्टल रंग का। तो दोस्तों जो हमारे होते हैं ना तेल रंग, यानी तेल रंग जो होते हैं इनका जो माध्यम होता है वो कैसा पारदर्शी होता है। दोस्तों इनका माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी होता है। अब कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। यानी जो सफ़ेद होता है उसके विरोध में कौन सा रंग आता है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो दोस्तों सफ़ेद का आप सभी जानते हैं कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला सफ़ेद का विरोधी रंग होता है। क्या, काला सफ़ेद का विरोधी रंग होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रंग में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। यानी अगर आपने लाल रंग में नीला रंग मिला दिया तो दोस्तों कौन सा बनेगा, बैंगनी बनेगा, आसमानी बनेगा, नारंगी बनेगा या भूरा बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा बैंगनी रंग बनता है। यानी जब भी आप लाल रंग में नीला रंग मिलाओगे तो कौन सा बैंगनी रंग बनेगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। यानी दोस्तों अगर आपने पीले कलर में
अगर आपने पीले कलर में रेड कलर मिला दिया तो दोस्तों कौन सा कलर बनेगा, वो कह रहा है कि कौन सा रंग या कौन सा कलर बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम पीले में नीला कलर मिलाते हैं तो कौन सा, यानी हमारा नारंगी बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पीले कलर में अगर हम नीला कलर मिलाते हैं तो कौन सा, नारंगी बनेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि द्वितीयक रंग होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों द्वितीयक रंग होंगे हमारे 6 होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 3 होंगे। तो दोस्तों हमारे जो द्वितीयक रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जो हमारे द्वितीयक रंग होते हैं दोस्तों, पूछा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3, और 3 पे हमारा कहाँ है, घ, यानी द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं दोस्तों हमारे 3। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों, अगर पीले रंग का विरोधी रंग की बात करें तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, नीला रंग होता है, यानी पीले का विरोधी कौन सा होगा, नीला रंग होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7, 8, 9, 10, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आप सभी मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों इंद्रधनुष में आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। अब देखिए, कला शब्द किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है, पाली का है। तो दोस्तों जो कला शब्द है वो कौन सा, वो यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द किसका, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, यानी दोस्तों अगर हम कोई सी पेंसिल से रेखा बनाते हैं तो यानी कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, HB की पेंसिल से बनाई गई, दोस्तों बहुत सारी पेंसिल होती है लेकिन जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है वो HB की पेंसिल ही मानी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हम HB की पेंसिल से यानी ड्राइंग बनाएंगे तो वो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अब कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, कौन सी से होगी दोस्तों, यानी 2H से, HB से, या 2B से, या 4B से, दोस्तों कौन सी से होगी, यानी 2B से, यानी जोन सी पे, यानी अगर हम गाड़ी बनानी है तो HB पेंसिल का प्रयोग करना पड़ेगा, और दोस्तों हमें अगर हल्की बनानी है तो 2B का प्रयोग करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर की ब्रश का उपयोग करना चाहिए, यानी अगर हम फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बना रहे हैं तो किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, या 7 नंबर का, या 7 नंबर का। दोस्तों इनमें ध्यान रखना, जब भी हम फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हम दोस्तों कौन से नंबर का ब्रश का उपयोग करेंगे, दोस्तों इसमें करते हैं हम 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करते हैं। कितने, 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करते हैं। अब कह रहा है कि दोस्तों बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, इन दोस्तों अगर हम आलेखन को बनाएं, यानी बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं हमारे कितने, 4 प्रकार के होते हैं। नहीं, अगर हम देखें कि बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारे कितने, 4 प्रकार के होने वाले हैं, बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन से आलेखन उपयुक्त होगा, यानी को दोस्तों अगर हमें अगर घर की छत के को, यानी घर की छत को सजाना है, अलंकृत करना है तो उसके लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो दोस्तों आप इसका भी जवाब मुझे आप कहाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों, यानी इसका जवाब भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, यानी आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। दोस्तों अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, प्राथमिक कला के 20 क्वेश्चन है। अब देखते हैं कौन कौन से। दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक विकल्प के 4, यानी प्रत्येक विकल्प के 4, यानी प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही चुनकर उत्तर दें। तो दोस्तों पहला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है वो टोटल 180 डिग्री का होता है, और उसका जो एक कोण होगा हमारा कितना, यानी 60 डिग्री का होता है। टोटल कोण दोस्तों 160 डिग्री का, 180 डिग्री का होगा, और जो एक कोण होगा वो 60 डिग्री का होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण कोण होता है, जो संपूर्ण कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 300 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो दोस्तों जो संपूर्ण कोण होता है वो कितना, वो यानी 360 डिग्री का होता है। यानी दोस्तों संपूर्ण का मतलब यानी पूरा कोण, संपूर्ण यानी पूरा कोण कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री का। आप एक दोस्तों इस तरह से आप एक प्रकार की सहायता से आप इस गोले की चारों, इसकी यहाँ प्रकार रखें, और दोस्तों इसकी चारों तरफ जब आप घुमाओगे ना तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 360 डिग्री का कोण बन जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण में कितने अंश, समकोण कितने अंश का होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो समकोण होता है वो कितना, 90 डिग्री का होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। अब प्रश्न नंबर 4, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, यानी दोस्तों जो वर्ग होता है यानी उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वर्ग होता है यानी वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो दोस्तों वो कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण, यानी दोस्तों ये वाले कोण, जो ये वाले कोण है ना दोस्तों, ये वाले कोण, ये इन वाले कोण की बात कर रहा है दोस्तों, इन वाले कोण की, इन वाले कोण की। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वो कह रहा है कि एक वर्ग के
ना वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है दोस्तों? पूरा कोण कितना होगा? अगर मैं इसके ऐसे करके इसके चारों तरफ घुमा दूं तो पूरा कितना है दोस्तों? पूरा तो है दोस्तों 360 डिग्री का। पूरा कितना हो रहा है हमारा? 360 डिग्री का। तो अगर हम एक प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों अगर हम 360 को अगर हम 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 कोण है, तो दोस्तों अगर हम 360 को हमने 4 से भाग करा तो दोस्तों क्या आएगा हमारा? कितना आएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 100 एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? यानी एक वर्ग होगा, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? दोस्तों एक वर्ग है, उसके आंतरिक कोणों का योग, दोस्तों जैसे मैंने अभी यहाँ वर्ग बनाया था, यानी इस तरह से एक अगर आपको वर्ग मिला, इसके जो चारों कोण है उनका योग कितना होगा? यानी अगर एक का 90 है तो दोस्तों चारों कोणों का कितना होगा? 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री हमारा 360 डिग्री हमारा होने वाला है। कितना दोस्तों? 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? यानी 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? यानी दोस्तों कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो दोस्तों HB के द्वारा जो बनाई गई रेखा वो अधिक काली होती है। तो HB के दोस्तों यहाँ HB आ जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? घ हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है, छोटी बड़ी होती है, आमने सामने के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वर्ग की भुजा होती है, जब चारों कोण बराबर होते हैं तो भुजा भी बराबर होंगी। तो चारों भुजाएं क्या होंगी? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा? दोस्तों मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। दोस्तों जब हम मापनी करते हैं, यानी मापनी में पहला बड़ा मुख्य भाग लिखा जाता है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो कह रहा है कि जो मापनी में पहले बड़ा मुख्य भाग लिखा जाता है उसका यानी अब क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इसका जवाब मुझे कहाँ देंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों अगर जिस छात्र को ना आए वो मुझे कमेंट कर देना दोस्तों, मैं इसका उत्तर उसे स्टूडेंट को दे दूंगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसका उत्तर क्या होने वाला है मैं बता दूंगा दोस्तों। अगर आप पे नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों पहले आप कोशिश करेंगे कि इसका क्या जवाब होने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो दोस्तों उसमें 100 से गुना करते हैं, और जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग करते हैं। तो दोस्तों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? दोस्तों 1 मीटर में कितने होंगे हमारे? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दोस्तों यानी 10 वाले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वृत्त का आकार कैसा होता था? दोस्तों वृत्त का आकार ऐसा होगा, अगर आप कोई गोला देखते हैं उसका आकार ऐसा होता है, या गोले का आकार दोस्तों ऐसा होता है, या दोस्तों गोले का आकार ऐसा होता है। तो दोस्तों आपको यानी खुद बताएंगे कि गोले का आकार कैसा होता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बिल्कुल 1 नंबर में दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जो गोले का आकार होता है आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों क्या होता है गोले का आकार। दोस्तों गोले का आकार क्या होगा? ये जो भी गोल धारा होगा, गोल धारे का आकार कैसा होता है? आपको इनमें से कौन सी आकृति ऐसी दिख रही है जो गोले की आकृति की यानी गोल बनी हुई हो? तो दोस्तों वृत्त की आकृति, वृत्त का आकार कैसा होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अब चलते हैं कि इनमें से कौन सा आयताकार है, यानी कौन सा आयताकार है? दोस्तों ध्यान रखना, ये तो क्या हो गया हमारा? वर्ग हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हमारा वृत्त हो गया। और दोस्तों ये कौन सा हो गया? हमारा त्रिभुज हो गया। और दोस्तों ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा आयत, यानी जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर, यानी दोस्तों आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये वाली तो बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, दोस्तों ये वाली छोटी, ये वाली छोटी, यानी ये तो इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और दोस्तों ये इसके बराबर, इसके सामने वाली के बराबर होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है कौन सा होता है? वहाँ होगा आयत होगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा हो जाएगा सी वाला, यानी सही होने वाला है। सी सही होने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं? नहीं दोस्तों रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों रेखा यहाँ किसी का नाम नहीं, किसी लड़की का नाम नहीं है रेखा। वो कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोस्तों जब भी 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, दोस्तों हमने ऐसे करा और यहाँ एक बिंदु लगा दिया, और दोस्तों यहाँ भी एक बिंदु लगा दिया। इन 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं दोस्तों? एक रेखा कहते हैं। 2 बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एक रेखा कहते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? तो दोस्तों अधिक कोण आप सभी जानते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। दोस्तों जो अधिक कोण होता है ना वो 90 से तो बड़ा होता है, यानी दोस्तों अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, और 180 से कम होता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? यानी हमारा ए हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 भुजाओं के अंतःकोण बराबर हो, तीनों भुजाएं छोटी बड़ी हो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना,
समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, या इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो समबाहु त्रिभुज होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं यानी इसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होता है। दोस्तों मैंने ऊपर बताया था, अभी एक क्वेश्चन आया था, यानी समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोणों का यानी एक कोण का योग 60 होगा, तो दोस्तों अगर हम तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। दोस्तों समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनेगा और इसके जो तीन कोण है, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा, तीनों कोण जो होंगे वे बराबर होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। अब 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समबाहु कोण यानी समबाहु तो दोस्तों 60 डिग्री का हो गया, अधिक कोण क्या हो गया? 360 डिग्री का हो गया, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, यानी कौन सा हो जाएगा? सरल या ऋजु कोण हो जाएगा। यानी 180 डिग्री का कोण क्या उनसे 180 डिग्री का जब कोण हो तो वहाँ क्या होगा दोस्तों? वहाँ सरल या ऋजु कोण होने वाला है, सरल या ऋजु कोण होने वाला है। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीन भुजाएं बराबर हो। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ग बना के दिखाया था, आपको इस तरह से एक वर्ग बना के दिखाया था, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होंगी और आयत की 2 भुजा आपस में बराबर होती है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यानी एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10, 20, दोस्तों 10 होंगे, दोस्तों 10 होंगे, 20 होंगे, 30, 40 होंगे या 30 होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में कितने? 10 सेंटीमीटर होने वाले हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? यानी एक अब कह रहा है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। तो दोस्तों जो 1 मीटर होता है उसमें कितने होते हैं? 1 मीटर में भी दोस्तों 10 डेसीमीटर होते हैं। दोस्तों 1 मीटर में भी 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? नहीं दोस्तों, किस पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? दोस्तों जो 2B की जो पेंसिल होती है ना, उससे बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने 20 और 20 प्लस यानी आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। इसमें से ही आपकी परीक्षा में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, आपको 20 के 20 सही करने हैं, तो दोस्तों हमारी जो 120 क्वेश्चनों की महामैराथन है दोस्तों, उसे जरूर देखें। तो दोस्तों उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। और दोस्तों आज वो वीडियो आ जाएगी, शाम तक मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। बहुविकल्पित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए। चारकोल क्या है? यानी दोस्तों चारकोल क्या है? तो दोस्तों चारकोल ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल रंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चारकोल होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ध्यान रखना, हमारा चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? जो पेस्टल रंग होते हैं स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, चमकीले होते हैं, धुंधले होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पेस्टल रंग होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। दोस्तों एक तो होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। यानी स्थायी होता है दोस्तों जो एकदम बिल्कुल एक बार करते हैं दोस्तों, वो दोबारा मिटने वाला नहीं। लेकिन दूसरा नंबर होता है अस्थायी का। दोस्तों अस्थायी ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार करने के बाद में दोबारा मिटा भी सकते हैं। तो दोस्तों पेस्टल रंग कौन से होते हैं? पेस्टल रंग अस्थायी होते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? दोस्तों प्रारंभिक भारतीय पद्धति के अनुसार जो मुख्य रंग कितने माने जाते हैं दोस्तों? वे माने जाते हैं हमारे कितने? 3 रंग माने जाते हैं। कितने? 3 रंग माने जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ये दोस्तों समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में कह रहा है। तो दोस्तों समकोण जिसका आधार 45 डिग्री का होता है? नहीं। जिसका आधार 75 डिग्री का होता है? नहीं। जिसका आधार कोण 60 डिग्री का होता है? नहीं। जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों समकोण त्रिभुज कहते हैं। कितना? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? कितने? ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग है? 7 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? इसमें होते हैं हमारे 8 रंग। दोस्तों इसमें होते हैं 8 रंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दोस्तों जब भी हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ रखा, एक यूँ रखा, और जो इनके बीच में ये एक सीधी लाइन खींचेंगे उसे क्या कहेंगे? रेखा कहलाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हमें एक रेखा कहते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? यानी दोस्तों कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? HB से, 2B से, 2H से, S से। तो दोस्तों HB पेंसिल ऐसी होती है जिससे बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से
द्वितीयक रंग कौन से हैं? दोस्तों एक तो होते हैं हमारे प्राथमिक रंग, एक होते हैं द्वितीयक रंग और एक होते हैं तृतीयक रंग। तो दोस्तों हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मैं आपको बिल्कुल इसमें कवर कराऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कह रहा है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन से हैं? लाल है, नीला है, नारंगी है, पीला है। लाल है, नीला है, नारंगी है, पीला है। तो दोस्तों जो हमारा द्वितीयक रंग है वो है हमारा नारंगी। नारंगी द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। लाल, नीला, पीला यानी प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं वो कितने होते हैं? इंद्रधनुष में जो हमारे रंग होते हैं 5 होंगे, 8 होंगे, 7 होंगे, 3 होंगे। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब पूछ रहा कि हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को हरी चीज़ को देखते हो तो हमारे नेत्र पर कैसा सामान्य प्रभाव डालेगा, ठंडा डालेगा, गर्म डालेगा, कुछ नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे नेत्र पर कैसा प्रभाव डालते हैं? सब हमारी आँख पर ठंडा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज की तरफ। दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? लाल रंग में, यानी दोस्तों अगर हम लाल कलर में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? यानी दोस्तों कह रहा है कि अगर लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए ताकि वह नारंगी हो जाए। तो दोस्तों अगर लाल रंग में हम पीला रंग मिला देंगे तो वह कैसा हो जाएगा? लाल रंग में अगर पीला रंग मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? वो नारंगी हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? पेस्टिल कागज है, हॉटमैन कागज है, कॉर्टिज कागज है, या कैनवास कागज है, या कैनवास कागज है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हॉटमैन कागज का, यानी जब हम जल रंग बनाते हैं तो कौन सा हॉटमैन कागज का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, हॉटमैन कागज का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला है, नारंगी है, भूरा है, लाल है। यानी कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला, नारंगी, भूरा, लाल। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, भूरा दोस्तों भूरा नहीं होता, और लाल भी होता है। दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा यानी भूरा, यानी सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? यानी भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पंचगढ़ी में, भीमबेटका में, या आदमगढ़ में, या रायगढ़ में? तो दोस्तों कहाँ पाया गया है? भीमबेटका में पाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अजंता गुहा मंदिर जो है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो ये है हमारा है किस जगह है? ये हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की किस गुफा, अजंता की गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त हुए हैं? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 11, या गुफा संख्या 19, या गुफा संख्या 19? तो दोस्तों जो हमें ये प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है गुहा संख्या 19 से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सुकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में, या सीतानासल में? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 17 का हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का बी, यानी बाघ गुफा में ये स्थित है, बाघ गुफा में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल है, 90 अंगुल है, 100 अंगुल है, या 128 अंगुल है, या 128 अंगुल है? तो दोस्तों क्या है? यानी 108 अंगुल है, 108 अंगुल है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक रंग योजना को, एक रंग योजना को, 2 रंग योजना को, या 3 रंग योजना को? तो दोस्तों मोनो कलर योजना जो होती है ना, वो होती है हमारी कितनी? वो एक कलर को कहते हैं। किसे? एक रंग योजना को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस में है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी जो है दोस्तों वो किस जगह है? उत्तर प्रदेश में राज्य कला अकेडमी कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस? तो दोस्तों वो है लखनऊ के अंदर है। अगला देखिए, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन सा है दोस्तों? सफ़ेद है, लाल है, हरा है, नीला है? सफ़ेद है, हरा है, लाल है, नीला है? तो दोस्तों जो हमारा तटस्थ रंग है वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा सफ़ेद। कौन सा? सफ़ेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा किससे है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये किससे है? ये मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, तनखस कुंडलिन चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में? दोस्तों जो ध्यान रखना, तनखस कुंडलित चित्र जो है किस क्षेत्र में है दोस्तों? वो ध्यान रखना दोस्तों वे हमारे कश्मीर में, दोस्तों वे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दोस्तों वे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो दोस्तों ध्यान रखना वे किस जगह है? वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारे आज की इस वीडियो में जो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, कम से कम दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यानी बहुविकल्पी 70 क्वेश्चन करेंगे। कितने दोस्तों? हम कम से कम 70 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, हम 70 क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखना हम 70 क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़ी, बूंदी, चांदोड़ा, गुलेरा। चांदोड़ा, गुलेरा। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थानी जो चित्रकला का जो केंद्र नहीं है वो चावनडा है। अब किसके शासनकाल में हजमनामा का चित्रण हुआ था? जहांगीर के, अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के। तो दोस्तों अकबर के समय में है नहीं हजमनामा चित्रण का यानी चित्रण हुआ था। अब अगला है राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय है यानी संग्रह है, यानी कहाँ है राजा रवि वर्मा का चित्र का सबसे बड़ा संग्रह किस जगह स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजा रवि वर्मा का जो चित्र का संग्रहालय है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। दोस्तों ध्यान रखना, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस में है? पंजाब में है दोस्तों? नहीं। कर्नाटक में है? नहीं। मध्य प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों किस जगह है? मध्य प्रदेश में खजुराहो में है, जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लेना है दोस्तों। मैं इसका पीडीएफ भी व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आप जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके यानी वे सभी वीडियो या वे सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठंडा रंग। दोस्तों उसने क्या कही है? वो कह रहा है दोस्तों कि ठंडा रंग कौन सा है? पीला है, लाल है, काला है, नीला है। दोस्तों ठंडा रंग कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा ठंडा रंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं जो ठंडा रंग होता है हमारा कैसा होता है? नीला होता है। नीला, हरा है दोस्तों, पीला, नीला, हरा, ये हमारे कैसे होते हैं? ठंडा रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? आईहोल में, मिर्जापुर में, राजगढ़ में, औरंगाबाद में। तो दोस्तों जब बादामी गुफा होती है वो किस जगह पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बादामी गुफा है वो हमारी औरंगाबाद में पाई जाती है। कहाँ? औरंगाबाद में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे? चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव या इंद्र कुमार गुजराल। तो दोस्तों जो वीपी सिंह थे वे कौन थे? वे चित्रकार भी थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य में, दृश्य में, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप चित्रकला को सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। दोस्तों आप चित्रकला को देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। देख और सुन दोनों सकते हैं? नहीं दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम खाली चित्रकला को क्या कर सकते हैं? चित्रकला को हम सिर्फ अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं या अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। अब अगला क्वेश्चन देखिए 32वां, बोधि सत्व ब्रज प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत है? अजंता में, पहाड़ी में, राजस्थानी में, मुगल में। मुगल में। हाँ अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल यानी किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है हमारा अजंता में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में गहरा रंग विशेषकर किसे क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व दर्शाने के लिए, काली घटा दर्शाने के लिए, अंधेरा दर्शाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्र में जो गहरा रंग होता है ना वो घनत्व यानी चित्र का घनत्व दर्शाने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, होटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में, तेल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में या चूर्णित माध्यम में? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो होटमैन पेपर का जो प्रयोग होता है ना दोस्तों, होटमैन पेपर का प्रयोग जो होता है वो जल माध्यम में किया जाता है। किस द्वारा? जल माध्यम में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल का, सरसों का, तारपीन का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हम तेल चित्रण में जो प्रयोग करते हैं ना वो तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं। जो तेल चित्रण बनाते हैं उसमें तारपीन के तेल का प्रयोग हुआ है। किसका? तारपीन के तेल का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। हमारा 36 क्वेश्चन शुरू हो गया है कि यूरोपियन चित्रण पद्धति में धार्मिक किस चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? यानी यूरोपियन चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सबसे पहले सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? दोस्तों नंदलाल बोस ने, राजा रवि वर्मा ने, रविंद्रनाथ ने या अमृता शोरगिल ने। तो दोस्तों ध्यान रखना यार, राजा रवि वर्मा ने सब चित्र सबसे पहले बनाए थे। यानी दोस्तों राजा रवि वर्मा का एक चित्र अभी पहला आता है जहाँ उनके चित्रों का सबसे बड़ा त्रिवेंद्रम में संग्रहालय था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो दोस्तों राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। छाया और प्रकाश में की चित्रा की भूमिका है, यानी छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? यानी रात और दिन को दर्शाना है, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना है, चित्र का उभारना है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो छाया और प्रकाश होता है ना वो चित्र को उभारने का कार्य करते हैं। क्या? चित्र को उभारने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 38वां क्वेश्चन, रंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 38वां क्वेश्चन के रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंटा का निर्माण होता है? टिंटा का निर्माण होता है काला मिलाने पर, भूरा मिलाने पर, सफ़ेद मिलाने पर या दोस्तों लाल मिलाने पर। तो दोस्तों ध्यान रखना,
जो हमारा अगर हम यानी सफ़ेद रंग मिला देंगे, अगर रंग में कौन सा रंग मिलाने पर, यानी दोस्तों अगर हम सफ़ेद में सफ़ेद रंग का मिला देंगे तो टिंटा का निर्माण होता है। क्या? टिंटा का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? पीला उदासीन है, काला उदासीन है, लाल उदासीन है या नीला उदासीन है, या नीला उदासीन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो काला होता है वो कैसा होता है? काला उदासीन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आलेखन का गुण है, यानी आलेखन का अलंकृत है, लयात्मक है, सौंदर्य है या प्राकृतिक रूपों में बदलाव है, या प्राकृतिक रूपों में बदलाव है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा अलंकार का जो रूप होता है, जो आलेखन का जो रूप होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? दोस्तों जो आलेखन का रूप हमारा होता है वो होता है कि सौंदर्य, यानी किसी चीज़ की सौंदर्यता को दिखाना। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से, वृत्त से, वर्ग से या आयत से, या आयत से। दोस्तों ध्यान रखें, जो ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्व से होता है, ज्यामिति तत्व से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकृत आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या तीनों का मिश्रण, या तीनों का मिश्रण। तो दोस्तों जो हमारे 42 का हो जाएगा वो हो जाएगा यानी तीनों का मिश्रण कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन तीनों का मिश्रण होता है। अब आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज़ द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रांसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किसके द्वारा होती है? दोस्तों इसमें ध्यान रखना, ये हमारी ट्रांसिंग जो हमारा ट्रांस पेपर होता है उसके द्वारा होती है, ट्रांस पेपर के द्वारा होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? दोस्तों पारदर्शी रंग होता है, कैवक है, दोनों होता है, अपारदर्शी रंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आलेखन होता है उसमें हमारे आलेखन में दोस्तों हमारे अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता है। अब ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीय रंग, श्वेत श्याम रंग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो हमारा प्राकृतिक ज्यामितीय आलेखन है उसमें श्वेत श्याम रंगों का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पना का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अल्पना का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। कहाँ? अल्पना का जन्म बंगाल में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो दोस्तों ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो मुख्य रंग कितने हैं? वो हैं 7। ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो मुख्य रंग है वो कितने हैं दोस्तों? ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है कितने? 7। अब ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग, दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक ही, सॉरी मैंने इसे पढ़ लिया। ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो अगर ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो समुद्र में हरा रंग होता है उसका विरोधी रंग कौन सा है? दोस्तों यानी 48वें क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि जो हमारे समुद्र में ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो समुद्री रंग में हरा रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा है? तो दोस्तों 48 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी क्या हो जाएगा? लाल। अब क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा बैंगनी, काला, सफ़ेद, लाल या लाल, पीला, लाल, नीला, पीला। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा प्राथमिक रंग होते हैं वो ये होते हैं लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला हमारे कैसे प्राथमिक रंग होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लाल, नीला, पीला हमारे कैसे प्राथमिक रंग है। अब अगला देखिए, हरे रंग का विरोधी रंग है, लाल रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, सफ़ेद रंग है। तो दोस्तों जो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला, सफ़ेद। तो दोस्तों हरे रंग का जो विरोधी रंग है वो होता है हमारा हरे का। दोस्तों हरे का जो हमारा विरोधी रंग होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा लाल। हरे का विरोधी रंग होगा लाल। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नारंगी रंग किन किन रंगों से का मिश्रण है? नारंगी रंग किन किन रंगों का मिश्रण होता है? अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की नारंगी रंग किन रंगों का मिश्रण होता है? लाल हरे का, लाल पीले का, लाल नीला पीले का, हरा पीले का। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा नारंगी रंग जो होता है ना दोस्तों, जो हमारा दोस्तों नारंगी रंग होता है वो हमारा लाल और पीले का मिश्रण होता है, लाल और पीले का मिश्रण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 के, 9 के, 3 के, 2 के। दोस्तों प्राकृतिक रंग जो मैंने अभी बताए थे, जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के। दोस्तों जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों प्राकृतिक रंग हमारे होते हैं दोस्तों, जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं 7 के, 9 के, 3 के या 2 के। 7 के, 9 के, 3 के या 2 के। तो दोस्तों हमारे जो प्राकृतिक रंग होते हैं दोस्तों वो हमारे 9 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म उस रंग होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? दोस्तों ये कौन से होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन से 4 रंग होते हैं, जो गर्म या उस रंग होते हैं 4 रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज रंग है? एक्रोग्लिक, गेरू, रामराज, पेवड़ी। तो दोस्तों जो हमारा 54 का हो जाएगा दोस्तों, 54 का हो जाएगा हमारा पहला, यानी एक्रेलिक एक खनिज रंग होता है, वो खनिज रंग नहीं है। कौन सा? एक्रिलिक है। अगला देखिए, रंग के गुण होते हैं 1 2 3 4। रंग के गुण होते हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों जो रंग के गुण होते हैं वो होते हैं 3। अब देखिए, नीला
और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर हम नीला और पीला रंग मिला देंगे तो दोस्तों कौन सा रंग बनेगा? तो दोस्तों हमारा बनेगा कौन सा? बैंगनी रंग बनता है। नीले और पीले रंग को मिलाने से कौन सा? बैंगनी रंग बनता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नहीं दोस्तों, अगर हम काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो काले रंग का विरोधी रंग है वो कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग दोस्तों सफेद ही होगा। यानी काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग होगा वो हमारा सफेद होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखा खींचती है? यानी दोस्तों किस नंबर की पेंसिल जो होती है वो हमारी हल्की रेखा खींचती है? H की, 2H की, HB की या HH2H की? तो दोस्तों कौन सी होगी? यानी दोस्तों कई प्रकार की होती है, यानी HHB की होगी, यानी दोस्तों ये HH2H की, यानी HH की बना सकते हैं, 2H की बना सकते हैं। ये पेंसिल कैसी होती है दोस्तों? ये हमारी सीधी रेखा खींचने वाली पेंसिल होती है। अब हल्की रेखा खींचने वाली पेंसिल होती है। अब अगला क्वेश्चन, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल का हरा है, लाल का लाल है, पीला का पीला है, नीला का नीला है, यानी कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा इसका होगा कौन सा? हरा। लाल का विरोधी रंग हरा होता है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल नीले के, लाल पीला नीले के, काला नीले के, लाल हरे के। दोस्तों जो हमारा बैंगनी रंग होगा दोस्तों, जो हमारा बैंगनी रंग होता है वो लाल और नीले के मिश्रण से बनता है। दोस्तों अभी पीछे भी आया था, बैंगनी रंग लाल और नीले के मिश्रण से बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाबी रंग में किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल सफ़ेद, नीला सफ़ेद, पीला सफ़ेद या लाल सफ़ेद? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा गुलाबी रंग होता है ना दोस्तों, जो हमारा गुलाबी रंग होता है वो लाल और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। लाल और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। 62वां क्वेश्चन देखेंगे, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का नीला है, लाल है, हरा है या भूरा है? तो दोस्तों जो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है दोस्तों वो होता है हमारा, पीले रंग का विरोधी रंग काला होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन रंगों के मिश्रण से, यानी हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यानी दोस्तों जो हरा रंग है वो किन किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो दोस्तों किसके रंग से बनेगा? नीले और पीले के मिश्रण से हरा रंग बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कला शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कला शब्द होता है वो हमारी संस्कृत भाषा का है, यानी कला शब्द संस्कृत भाषा का है। अब कह रहा है कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6, 2, 4 या 8? दोस्तों चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना जो चित्रकला के जो अंग माने जाते हैं वो माने जाते हैं 6। कितने चित्रकला के? 6 अंग माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 67वां क्वेश्चन की आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों जो आदर्श रंग होते हैं वो होते हैं हमारे कितने? आदर्श रंग होते हैं हमारे 4। कितने आदर्श रंग होते हैं हमारे? 4। बैंगनी रंग का विरोधी रंग है, बैंगनी रंग का विरोधी रंग है धानी, हल्का रंग, नीला रंग, लाल रंग या पीला रंग? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा बैंगनी रंग है दोस्तों, बैंगनी रंग का जो विरोधी रंग होता है वो हल्का हरा रंग होता है। हल्का हरा रंग होता है, यानी दोस्तों हल्का हरा रंग होता है। तो दोस्तों चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्न, दोस्तों जो चित्रकला के बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, हम चित्रकला के इन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, कक्षा 10 चित्रकला बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। जल रंग से चित्रण करते हेतु कौन से कागज उपयुक्त होता है? दोस्तों जब भी हम जल रंग से चित्रण करेंगे तो हमारा कौन सा कागज उपयुक्त होगा? यानी जल रंग जो जल होता है दोस्तों, जल रंग में चित्रण करते समय महत्वपूर्ण कौन सा कागज होता है? दोस्तों वाटरमैन कागज होता है, चिकना कागज होता है, अखबारी कागज होता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम देखेंगे इसका उत्तर। तो दोस्तों जो इसमें हमारा उत्तर होने वाला है वो है बोटमैन कागज का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, छाया विरद्धि के सिद्धांत के अनुसार, यानी हम छाया विरद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है, छोटी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी या ए व दो या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना छाया विरद्धि के अनुसार अगर हम दूर की वस्तु देखेंगे, अगर आप एक अंदाजा करिए आपको दूर की वस्तु देखने को बोला जाए तो दोस्तों दूर की वस्तु कैसी दिखती है? दूर की वस्तु हमें कैसी दिखेगी? छोटी दिखेगी। छाया वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों छाया वृद्धि के अनुसार जो निकट की वस्तु होगी वो हमें कैसी दिखाई देगी? दोस्तों जो छाया वृद्धि के अनुसार है वो जो पास की वस्तु है वो हमें कैसी दिखाई देगी? दोस्तों छोटी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी। तो दोस्तों छाया वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु होगी यानी वो हमें बिल्कुल यानी स्पष्ट भी दिखाई देगी और बड़ी भी दिखाई देगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं, यानी आकार रेखीय वृद्धि, रेखीय ह्रास, रेखीय समानता या कुछ और या इनमें से कुछ नहीं? इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना उसे रेखीय समानता बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूर के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है, यानी अगर दूर के प्रभाव से रंग शीतल और धुंधले हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहेंगे हम रेखीय क्षय उसे कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक दृश्य या चित्रण करते समय छाया प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधी पेंसिल से, सीधी स्याही से, सीधे रंग से या सीधे स्केच से? तो दोस्तों ध्यान रखना प्रश्न नंबर 6 का
जो सीधी पेंसिल से करते हैं वो, यानी जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधी पेंसिल से, सीधे स्याही से, सीधे रंग से या सीधे स्केच से। दोस्तों ध्यान रखना, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते समय हमें करना चाहिए वो सीधी पेंसिल से करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? यानी अगर हम सुबह की बात करें तो उसमें सफ़ेद होगा, नीला होगा, लाल होगा, पीला होगा। यानी दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं तो प्रातः काल में किस समय वातावरण में किसकी अधिकता होती है, यानी किसकी अधिकता होगी? तो दोस्तों किसकी? नीले रंग की अधिकता होगी। अब अगला क्वेश्चन, सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? दोस्तों सायकाल में यानी जो होता है उसमें किसकी होती है? दोस्तों उसमें जो हम शाम को देखते हैं, दोस्तों शाम में क्या होता है? दोस्तों शाम के समय में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों शाम के समय यानी लाल की अधिकता होती है। किसकी? लाल की अधिकता होती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते समय प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है? कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले, धुंधले, भड़कीले या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें कौन से, यानी हमें इनमें से कोई नहीं रंग का, यानी दोस्तों प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले, धुंधले, भड़कीले या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारे 9 का होगा वो होगा हमारा यानी पहला होगा यानी चटकीला। दोस्तों पिछले के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि दोस्तों उन पे यानी उनका उत्तर गलत हो गया। तो दोस्तों एक बार उन्हें हम चेक कर लेते हैं कि उनका उत्तर सही है या गलत है। दोस्तों मैं एक बार पहले उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर गलत हुआ है। दोस्तों देखिए, यानी पहले देख लें कि जल रंग में कौन से चित्रण उपयोग कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन का हॉटमैन यानी वाटमैन सही है। 6 वेदी के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी हमें? दोस्तों छोटी, धुंधली, कैक है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, दूसरे का था यानी हमें अगर हम दूर की वस्तु देखें, दूर की 6 वेदी के सिद्धांत के साथ दूर की वस्तु दिखाई देती है, यानी हमें धुंधली भी दिखाई देगी, छोटी भी दिखाई देगी और धुंधली भी। अगर कोई वस्तु दूर है तो दोस्तों हमें छोटी भी दिखाई देगी और धुंधली कैसी होगा? यानी इसका सी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका सी उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। फिर 6 वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों निकट की वस्तु कैसी दिखाई देगी? यानी दोस्तों बड़ी दिखाई देगी, तो ठीक है। आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? दोस्तों जब भी आकार का छोटा प्रभाव होगा उसे रेखीय समानता यानी रेखीय वृद्धि कहते हैं। उसे क्या? रेखीय वृद्धि कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है रेखीय क्षय, वातावरण क्षय, कोणीय क्षय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका दूसरा होगा यानी वातावरणीय क्षय कहलाता है। वातावरणीय क्षय कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया और प्रकाश का चित्रण करना चाहिए सीधी पेंसिल से, सीधी स्याही से, सीधे रंग से या सीधे स्केच से। तो दोस्तों ध्यान रखना, छठे का कौन सा हो जाएगा? छठे का हो जाएगा दोस्तों हमारा यानी सीधी। दोस्तों छठे का हो जाएगा हमारा कौन सा? दोस्तों छठे का ये सही है, सीधे पेंसिल से। अब प्रातः काल के समय वातावरण किस रंग में अधिकता होती है? यानी साथ में पूछा कि प्रातः काल में वातावरण में दोस्तों यानी उसमें पूछा है कि प्रातः काल में यानी वातावरण में किस चीज़ की अधिकता होती है। दोस्तों एक बार प्राकृतिक दृश्य करते समय प्रकाश का चित्रण करना चाहिए, यानी प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा इसका भी यानी दोस्तों इसका हो जाएगा सीधे रंग से। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? यानी प्रातः काल में वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? दोस्तों जो हमारा 7वें का होगा दोस्तों वो होगा 7वें का। नहीं दोस्तों उसमें पीले रंग की अधिकता होती है, नीले रंग की नहीं, पीले रंग की। जब आप सुबह को उठते हैं तो दोस्तों आप देखना कि सुबह को हमें पीला जहाँ से सूरज निकलता है ना वहाँ से हमें पीला दिखाई देगा। अब सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? दोस्तों सांझ के समय तो हमें यानी लाल रंग की वृद्धि होती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यानी ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? चटकीले रंग का, धुंधले रंग का, भड़कीले रंग का। यानी दोस्तों अगर हम शाम के समय का प्रयोग करेंगे, यानी अगर हम सुबह के समय का प्रयोग कर रहे थे ना चित्रण करते समय प्रातः काल, अगर प्राप्त करेंगे तो चटकीले का करेंगे। और दोस्तों अगर हम यानी शाम के समय करेंगे तो फिर कौन सा यानी धुंधले रंग का प्रयोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है क्षितिज, नेत्रज्ञ, दृश्यज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं वो क्षितिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है। नहीं अगर हमारे दोस्तों आप यहाँ खड़े हैं, दोस्तों आपकी ये आँख है, दोस्तों आपकी आँख के ऊपर का स्थान क्या कहलाएगा? नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाएगा? आप ऊपर को देखो तो क्या होगा? आकाश। अब कह रहा है नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाएगा? दोस्तों नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? हमारा धरती कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु बताइए जहाँ से सारी वस्तु एक जगह सिमटकर हमारी आँख को ओझल हो जाती है कहलाते हैं दृष्टि बिंदु, नेत्र बिंदु या दृष्टि रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वे क्या कहलाएंगी? वे कहलाएंगी दृष्टि केंद्र कहलाएगी। अब अगला क्वेश्चन 15वां, जब हम किसी वस्तु को ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी
को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, ऊपर बनेगी, मध्य में बनेगी, नीचे बनेगी या कहीं और बनेगी, या इनमें से कहीं नहीं, यानी इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना कहाँ बनेगी वो, यानी क्षैतिज रेखा बनेगी यानी नीचे। कहाँ बनेगी? नीचे। अगर हम किसी चीज़ को ऊंची वस्तु से देखकर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी की ओर देखते हैं दोस्तों, अगर आप मानिए आप छत पर खड़े होगी दोस्तों, आप छत पर खड़े हैं, यानी दोस्तों ये आपकी छत है दोस्तों, आप छत पर खड़े हैं दोस्तों, आप छत पर खड़े हैं। तो दोस्तों अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो कहाँ देखना पड़ेगा, यानी अगर आपको पृथ्वी की तरफ देखना तो कहाँ? नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो कहाँ बनेगी? यानी नीचे बनती है। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, यानी जब हम नीचे बैठेंगे जमीन पर तो क्षैतिज रेखा बनेगी, ऊपर बनेगी, मध्य में बनेगी, नीचे बनेगी, कहीं नहीं बनती है। यानी जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं दोस्तों, अगर हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखेंगे तो अब क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी? यानी दोस्तों अब बनेगी ऊपर की तरफ। दोस्तों जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे बनेगी, नीचे से देखेंगे दोस्तों, जब ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। और जब दोस्तों हम नीचे से देखेंगे तो कहाँ बनेगी? ऊपर बनेगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो कहाँ बनेगी? यानी मध्य में बनेगी। कहाँ? यानी 17 क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य में बनेगी। अगला क्वेश्चन। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेत्र तल से ऊपर का भाग जो कहलाता है पृष्ठभूमि कहलाता है। आकाश बादल पक्षी आदि बनाए जाते हैं, आकाश बादल पक्षी बनाए जाते हैं अग्रभूमि, पृष्ठभूमि में इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए आपको इससे मिल जाएगा इसका उत्तर। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि। तो आकाश बादल पक्षी और आदि बनाए जाते हैं, यानी आकाश बादल पक्षी कहाँ होते हैं? नहीं दोस्तों नेत्र तल से ऊपर यानी पृष्ठभूमि में होंगे, तो कहाँ बनाए जाएंगे? पृष्ठभूमि में बनाए जाएंगे दोस्तों। इसे नेत्र तल से ऊपर का भाग, यानी अगर हमारी आंख से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या मिलता है? उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। फिर क्या कहता है? आकाश बादल पक्षी कहाँ बनाए जाते हैं? तो पृष्ठभूमि में तो बनाए जाएंगे। अब कह रहा है कि नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। अरे अब नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? अब नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाएगा? अग्रभूमि। अगर नेत्र तल से ऊपर का भाग पृष्ठभूमि, नेत्र तल से नीचे का भाग अग्रभूमि। जल रंग होते हैं, पारदर्शी होंगे, अपारदर्शी होंगे, आभासी होंगे, यानी पारभासी होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना जो जल रंग होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, यानी जल रंग होते हैं पारदर्शी, यानी उनके आर पार देख सकते हैं, उनके आर पार देख सकते हैं। पोस्टर कलर कहलाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, यानी आभासी या पारभासी या पारभासी। दोस्तों ध्यान रखना जो हमारे पोस्टर कलर होते हैं वे कैसे, यानी वे अपारदर्शी कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर होता है। सामान्य स्थिति में अगर आकाश का रंग ऊपर की ओर होगा, गहरा नीला, हल्का नीला, सफ़ेद या बैंगनी। तो दोस्तों ध्यान रखना सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर जो होगा ना, गहरा नीला, हल्का नीला, सफ़ेद या बैंगनी। तो दोस्तों इसका क्या होगा? नहीं आकाश का रंग कैसा होगा? गहरा नीला होता है। अब निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता में भरा जाता है? क्रिसमस, यानी अगर आपको आपके कोई चित्र बनाना है, उसमें आपने कोई पेड़ बनाया तो उसमें निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? किमसन, पर्शियन ब्लू, यानी दोस्तों यानी अभी 2 कलर है आ गया। नहीं दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर और देखेंगे। दोस्तों अब देखिए यानी और ये रहे क्वेश्चन इसमें दोस्तों, और क्वेश्चन ये रहे कि कौन से भरे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना कौन से भरे जाते हैं। इसमें भरे जाते हैं सैफगिन रंग भरे जाते हैं। दूर स्थित पहाड़ियों को कौन सा रंग प्रमुखता में से भरा जाता है? दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता से भरा जाता है? कोबाल्ट ब्लू, प्रेसिशन ब्लू या सैम्पियन या ओल्टमैन। अगले क्वेश्चन का दोस्तों हमारा होगा नहीं तीसरा हो जाएगा सैफगिन, हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सैफगिन, हमारा उत्तर सैफगिन दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता से भरा जाता है? दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग भरा जाएगा? कोबाल्ट ब्लू, प्रेसिशन ब्लू, सैफगिन या ओल्टमैन ब्लू। तो दोस्तों ध्यान रखना जब हम पास के पेड़ों में भरेंगे तो सैफगिन करेंगे, और दोस्तों जब हम दूर स्थित पहाड़ियों में करेंगे तो कौन सा? कोबाल्ट ब्लू, उसमें रंग भरना पड़ेगा। अब देखिए बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रामेरिन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो सैफगिन मिलाएगा, प्रेसिशन ब्लू मिलाया जाएगा, कोबाल्ट ब्लू मिलाया जाएगा, क्रिम्सन बुलाया जाएगा। तो दोस्तों क्रिम्सन बुलाया जाता है। पेस्टल रंगों के चित्र में भरने का क्रम है, यानी पेस्टल रंगों को चित्र में भरेंगे पहले पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र, अग्रभूमि, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र, चित्रभूमि, पृष्ठभूमि, मुख्य चित्र, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि। तो दोस्तों ध्यान रखना पेस्टल रंग भरने का जो हमारा क्रम होता है वो होता है सबसे पहले हम पृष्ठभूमि भरेंगे, उसके बाद में अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र भरेंगे। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं गहरे रंग, हल्के रंग, कोई भी भर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना पेस्टल रंगों का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें यानी रंग भरते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि हम उसमें पहले हल्के रंग भरेंगे, सबसे पहले हम उसमें हल्के रंग भरेंगे। तो दोस्तों यानी जो हमारा
दोस्तों ये जो होगा हमारा स्मृति चित्रण होगा और खंड ए होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। स्मृति चित्रण होगा, खंड ए होगा स्मृति वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन कहलाता है, स्मृति चित्रण कहलाता है, प्राकृतिक चित्रण कहलाता है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहलाता है। दोस्तों क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? आलेखन, स्मृति चित्रण, प्राकृतिक चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण कहलाता है। तो ध्यान रखना जो हमारा होता है यानी वो क्या कहलाएगा? वो स्मृति चित्रण कहलाएगा, स्मृति चित्रण कहलाएगा। अब नंबर 2, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर चित्रित करना चाहिए। लंबाई में, चौड़ाई में, मध्य में, इनमें से अगर कोई लंबी वस्तु है तो उसे यानी कागज पर कहाँ चित्रित यानी कागज पर कहाँ बनानी चाहिए? दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है तो दोस्तों उसकी लंबाई के अनुसार बनानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, स्मृति चित्रण। दोस्तों स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना दोस्तों स्मृति चित्रण के अंतर्गत जो चित्र होना चाहिए कम से कम दोस्तों जो हमारा चित्र होना चाहिए दोस्तों वो हमारा चित्र होना चाहिए लगभग यानी 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब चित्रण को प्रभावी व आकर्षक बनाने के लिए किस की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है? चित्र को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो दोस्तों केवल छाया की, केवल प्रकाश की, केवल प्रकाश छाया दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमें चित्र को प्रभावी और आकर्षक बनाना तो छाया और प्रकाश दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रण में छाया और प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग है? यानी छाया और प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2B, HB, 2HB, 3HB यानी दोस्तों कौन सी पेंसिल का प्रयोग करते हैं? दोस्तों किसका? 2B का प्रयोग करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे वस्तु दृष्टि से दूर होती जाती है, छोटी, धुंधली और आपस में मिलती हुई सी दिखाई पड़ती है, यह किसके कारण होता है? नेत्रज्य के कारण, मरीचिका के कारण, नेत्र रोग के कारण या ये सभी के कारण? तो दोस्तों ध्यान रखना जो ये होते हैं ये होता है यानी नेत्रज्य के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रज्य के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? अर्धवृत्त बनाया जाता है, दीर्घवृत्त बनाया जाता है, परिवृत्त बनाया जाता है, अंडाकार बनाया जाता है। दोस्तों कैसा? दीर्घवृत्त बनाया जाता है। पेंसिल की नोक यानी दोस्तों की नोक है, पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर की रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों 0 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर का? दोस्तों कौन सा यानी इसमें हमारा यानी 0 नंबर का रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए। अब रेखा खींचते समय पेंसिल को किसकी तरफ पकड़ते हैं? छड़ी की तरह, छाते की तरह, लकड़ी की तरह, पेन की तरह? तो दोस्तों ध्यान रखें जब भी हम रेखा खींचेंगे तो दोस्तों हमें पेंसिल को यानी पेन की तरह पकड़ लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि साइड देते समय पेंसिल को रखते हैं, क्षैतिज रखते हैं, लंबवत रखते हैं, ए व बी दोनों रखते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना जब भी हम रेखा खींचेंगे तो हमें साइड देते समय पेंसिल को कैसे क्षैतिज रखना होता है। अब अगला क्वेश्चन, रेखाओं को खींचना कहलाता है। दोस्तों ये खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यानी हमें रेखा कहाँ से खींचनी चाहिए? दोस्तों रेखा बाएं से दाएं खींचनी चाहिए, दाएं से बाएं खींचनी चाहिए। दोस्तों रेखा किधर से खींचनी चाहिए? तो दोस्तों हमें जब भी हम रेखा खींचे तो हमें कहाँ से? बाएं से दाएं रेखा खींचनी चाहिए, बाएं से दाएं हमें रेखा खींचनी चाहिए। दोस्तों ये मैंने 11 क्वेश्चन करा दिए, आप इनको एक बार जरूर देखिए कि लंबाई यानी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु का यानी चित्रित करना कहलाता है स्मृति चित्रण। लंबी आकार की वस्तुओं को कागज पर यानी चौड़ाई के अनुसार स्मृति चित्रण में। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार यानी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करें और दोस्तों पढ़ें जो अगर आपका कल को पेपर है कला का। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर यानी मैं इसका जो PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन है कि बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? नहीं दोस्तों अगर हमें बर्तनों का तली या मुंह आदि बनाएंगे तो उन्हें बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे, दीर्घवृत्त बनाएंगे या वर्ग बनाएंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना हम जो उसमें बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? यानी दीर्घवृत्त बनाते हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है आप इसे लीड लगाकर सुन सकते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो दोस्तों हम यानी लीड लगाकर यानी सुन सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपको पेपर में यही है जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको याद आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना बर्तन के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? दीर्घवृत्त बनाते हैं। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं, तो बड़ा तथा स्पष्ट, छोटा तथा स्पष्ट, छोटा तथा स्पष्ट, इनमें से कोई नहीं। जब चित्र बना रहे हैं तो हम चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण कैसे करते हैं? अगर कोई वस्तु दूर है तो हम उसका चित्रण कैसे करेंगे? तो दोस्तों जो उसका चित्रण होगा छोटा तथा अस्पष्ट होगा। अगर कोई वस्तु दूर होगी तो दोस्तों हमें छोटी भी दिखाई देगी और अस्पष्ट यानी अच्छी तरीके से दिखाई भी नहीं देगी। अब अगला क्वेश्चन है कि चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे कहलाता है। यानी चित्र
को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे। चित्र संयोजन, चित्र मापन, चित्र परिशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 14 नंबर का होगा वो होगा हमारा यानी चित्र संयोजन कहलाएगा। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई से अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की किस दिशा में बनाना चाहिए? गहराई में, चौड़ाई में, लंबाई में, ऊंचाई में या ऊंचाई में। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा फिर हम कहाँ बनाएंगे यानी उसे ऊंचाई के अनुसार बनाएंगे। अब घनाभ वस्तु में कितने फलक होते हैं? दोस्तों घनाभ में कितने फलक? 2, 4, 6। दोस्तों घनाभ में जो कितने फलक होते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, घनाभ दोस्तों घनाभ इस तरह से बनता है। ये दोस्तों इस तरह से घनाभ बनेगा। दोस्तों मैं इसके यहाँ बना के दिखा दूँ। दोस्तों घनाभ दोस्तों इस तरह से हमारा घनाभ बनता है। दोस्तों इस तरह से हमारा घनाभ बनता है। अब कह रहा है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं? घनाभ में कितने फलक होते हैं? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे घनाभ में कितने फलक होते हैं? दोस्तों हमारे घनाभ में 6 फलक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा घनाकार वस्तु का उदाहरण है? यानी संदूक है, पुस्तक है, कनस्तर है। तो दोस्तों ये सभी कैसे घनाकार वस्तु के उदाहरण है? घनाकार वस्तु के उदाहरण ये है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गोल और बेलनाकार वस्तु बनाने के लिए किसकी भिन्न स्थानों पर ऊंचाइयां और चौड़ाइयों का अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए? अनुपात का, परिमाप का, क्षेत्रफल का, इनमें से कोई नहीं। अगर हम गोल और बेलनाकार वस्तु बना रहे हैं तो हमें किन किन चौड़ाई का अनुपात कर लेना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा 18 का क्या हो जाएगा? दोस्तों हमें 18 का उनका अनुपात कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई और गोलाई को ध्यान में रखते हुए क्या खींचते हैं? यानी वृत्त खींचते हैं, आयत खींचते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप सब्जी और फल का चित्र बना रहे हैं तो दोस्तों हम फिर उनका किस तरह से बनाएंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, उनका चित्र बनाते समय यानी हमें एक वृत्त खींच लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है 20वां, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? पूर्णता का, मौलिकता का, सुंदरता का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसमें क्या होगा? उसमें सुंदरता का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली का, मोटी का, मध्यम का या इनमें से कोई नहीं। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए अगर हमें चित्र में प्रकाश दर्शाना है तो किस प्रकार की रेखा का प्रयोग करेंगे? पतली, मोटी, मध्यस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, 21 का हो जाएगा हमारा। अगर हम चित्र में प्रकाश दर्शा रहे हैं तो हमें किस प्रकार की रेखा का यानी किस प्रकार की रेखा खींचनी चाहिए? तो दोस्तों हमें उसमें मोटी रेखा खींचनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? दोस्तों अगर हमें चित्र में छाया दिखानी है, हमें छाया तो उसमें पतली का, मोटी का, मध्यम का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसका वो करेंगे? दोस्तों अगर हमें चित्र में वो करना है तो दोस्तों हम दिखाएंगे इसमें, यानी तो अगर हमें चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसमें भी कौन सी होगा? यानी मोटी रेखाओं का ही प्रयोग करेंगे। यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से सैड डाला गया हो तथा उसके ऊपरी बड़े भाग में किस दिशा में सैड डाला जाएगा? यानी कह रहा है कि यदि किसी चित्र के खड़े भाग में अगर कोई खड़ा है, उसके बाएं भाग में हमने सैड डाल दी तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा में सैड डाला जाएगा? नहीं अगर उसके ऊपरी भाग में किस तरह से सैड डालेंगे? ऊपर से डालेंगे, नीचे से डालेंगे, दाएं से डालेंगे या बाईं ओर से डालेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 23 का हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, नहीं दाईं ओर से उसमें सैड डालते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में सैड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? यानी चित्र में सैड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो चित्र में होता है सैड का आरंभ 2B से, HB से, 2HB से या 3HB से। दोस्तों ध्यान रखना, चित्र में जो सैड का आरंभ जो हमें करना चाहिए दोस्तों वो करना चाहिए हमें यानी HB की पेंसिल से करना चाहिए। HB की पेंसिल से करना चाहिए।